हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा क्लासेस में मैं राजीव आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। आज हम लोग इसमें खास करके न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे और इसका कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। तो पहले कुछ बेसिक बातें सदिश और अदिश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सदिश राशियों को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें और एक अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? सदिश राशि में दिशा होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा और परिमाण मीन्स इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इस स्केलर में क्या होता है? बस इसमें दिशा नहीं होता, परिमाण होता है। इसमें दिशा एब्सेंट रहता है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो दिशा है इसमें नहीं होता दिशा, ठीक है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। A physical quantity having only magnitude and no directions, that is called a scalar quantity, or vector quantity, a physical quantity having both डायरेक्शंस एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड, वो हो जाता है हमारा सदिश राशि। देखिए, आइए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया है सदिश राशि का और अदिश राशि का। देखिए, ये सब सारी राशियाँ सदिश कहलाएंगी। जैसे विस्थापन, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस होता है, जैसे कि 4 मीटर हम लोग चले गए पूरब की तरफ, ये विस्थापन हमको 4 मीटर का दिखाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग 4 किलोमीटर गए हैं, 4 किलोमीटर अगर हम लोग मूव किए हैं और हम लोग रास्ता, उसका डायरेक्शन सही नहीं है, घूम करके गए, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके गए हैं, तो वो फिर वो हमारा दूरी में काउंट हो जाएगा। तो वो दूरी चला जाता है अदिश राशि में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और विस्थापन आ जाता है हमारा सदिश राशि में। उसी तरह से वेग जो है सदिश राशि है, और हमारा चाल जो होगा वो अदिश राशि होगा, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ दिशा आपको नज़र आने लगेगा वो हमारा हो जाएगा सदिश राशि, और जहाँ दिशा एब्सेंट होगा, दिशा नहीं होगा, सिर्फ परिमाण होगा, तो वो हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिए होंगे। चलिए हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। इसे मिटा दूँ। हाँ, तो सदिश जो है, सदिशों में साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है, जबकि स्केलर में साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। हम लोग सदिश को डायरेक्टली हम उसको जोड़ नहीं सकते, उसका कुछ नियम होता है। बट अदिश को हम लोग आराम से इसको जोड़ सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अगला टॉपिक में इसका निरूपण कैसे किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सदिशों का हो गया निरूपण। निरूपण, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, इजी है। मान लीजिए कोई भी राशि का वेक्टर होगा तो इस तरह से होगा, आपको इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। ये एरो जो है ना, इसको डिनोट करता है इसका डायरेक्शंस को, वो किस डायरेक्शंस में है। और अगर इसमें हम इसको इस तरह से इसको कर दें, मॉड में उसको घेर दें, तो ये इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा, जो करके किसी भी सदिश का परिमाण को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्शंस को शो करेगा, ये डायरेक्शंस को शो करेगा आपको, मतलब ये दिशा दिखाएगा, और ये हमारा मैग्नीट्यूड दिखाएगा, मीन्स इसको परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसका कुछ पहले एडिशन प्रॉपर्टी जान लेते हैं, उसका इसमें न्यूमेरिकल्स की तरह हम लोग बढ़ेंगे। सदिशों के जोड़ के नियम में 2 प्रकार का लॉ हम लोग देखते हैं। इसके ट्रायंगल लॉ आता है, एक होता है, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं त्रिभुज के नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सदिश है, जैसे कि एक सदिश हो गया इस तरह से, ए हो गया, और दूसरा है हमारा बी है, ठीक है। इसका जो परिणाम आने वाला है वो आर आने वाला है, ठीक है। इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, मीन्स परिणाम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगर 2 वेक्टर को हमको ऐड करना है ट्रायंगल लॉ के अनुसार, तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए हो गया,
और इस डायरेक्शंस में हमारा वेक्टर बी हो गया ऐसा, वेक्टर बी हो गया ऐसा। एक का हेड दूसरे के टेल से के साथ ज्वाइंट होता है, इसमें कभी भी हेड और हेड ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका नियम है पहले वाला का हेड होगा तो दूसरे वाला का टेल के साथ स्टार्ट होगा, मीन्स पहले का अगर एंड होता है दूसरे का स्टार्ट होता है ऐसा, इसको हेड बोलते हैं, ये टेल होता है, ठीक है। इस तरह से उसको ऐड किया जाता है। अब इसका जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा हमारा यहाँ से इस पॉइंट तक, ये इनिशियल पॉइंट था हमारा प्रारंभ बिंदु अंतिम बिंदु, इसको यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपको रिजल्टेंट शो करेगा, ये इसको आर कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर है हमारा रिजल्टेंट, जिसको हम लोग परिणाम बोलते हैं। परिमाण अलग है, परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण अलग होता है और परिणाम अलग होता है। ये रिजल्टेंट है ये आर, इसको हम लोग इस तरह से लॉ को लगा करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें और आगे चले जाता हूँ। मान लीजिए इसको अगर ऐसे करके बढ़ा दिया जाए कि दूसरा एक हमारा एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर है बट वो कुछ एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, मान लीजिए थीटा एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो हमारा एंगल बनाता है वेक्टर के साथ, मतलब वेक्टर ए के साथ, वो एंगल अल्फ़ा बनाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ये वेक्टर जो बी वेक्टर है वेक्टर ए के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है, ठीक है, इस तरह से है। तो हम यहाँ पे ट्रेंगल हमको साफ साफ दिख रहा होगा, इस तरह से एक ट्रेंगल बन रहा होगा, देखिए, ठीक है। ये अल्फ़ा है, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया गया है। चलिए ये हमारा वेक्टर बी हो गया, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ज़रा सा, ठीक है। ये वेक्टर बी को शो कर रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सब कोई, जब भी कोई भी वेक्टर हो उसको अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं, मीन्स इसके कंपोनेंट में ये वेक्टर ए है ऐसा, दूसरा वेक्टर बी है ऐसा, ये मान लीजिए वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए हमारा हो गया इस तरह, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा बना हुआ है तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इसके डायरेक्शंस में, एक होगा इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शंस में, इस तरह से एक इस डायरेक्शंस में होगा और एक होगा हमारा इस डायरेक्शंस में, अलोंग द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर द एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहेंगे तो बी वेक्टर को अगर डिवाइड करेंगे तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो होगा वो होगा बी कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से अगर हम इस वेक्टर को इसके अलोंग अगर करेंगे, इसके अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे तो इधर बी कॉस थीटा है, इसके अपोजिट में आएगा बी साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से इस वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर पा रहे होंगे कंपोनेंट के रूप में, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो इस तरह से करके, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्म हो जाएगा बी कॉस थीटा ऐसा, और इसके अपोजिट में मीन्स ऐसा वाला इस पे अगर इस पे आएगा मतलब क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर पे आएगा, तो ये हो जाएगा बी हमारा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यही है, इस कंपोनेंट को हमने डिवाइड किया, अब आपको एक कंप्लीट ट्रायंगल राइट एंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ऐसे ऐसे ए, तो मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये ओ है, ये हमारा हो गया पी पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पर डी लिख देते हैं कुछ, यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो मेरे बेसिकली ट्रायंगल ओ पी डी ही लेना है, ठीक है। तो इसमें हमें सारा वैल्यू मालूम चल गया, देखिए यहाँ तक का वैल्यू वेक्टर ए है, यहाँ तक का वैल्यू बी कॉस थीटा है, अगर पूरा अगर बोलेंगे हम लोग तो बनेगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बी साइन थीटा के बराबर होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अल्फ़ा एंगल अभी हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे जो डायरेक्शंस में काम आएगा। पहले हम इस कंपोनेंट को डिवाइड किए हैं, जो यहाँ पे एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर इस तरह से कोई एंगल थीटा बना के रखता है एक वेक्टर, तो अलोंग द एक्सिस में भी कॉस थीटा हो जाएगा और वाई एक्सिस पे भी साइन थीटा हो जाएगा, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। चलिए
तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको फाइंड कर पा रहे होंगे। तो अब इसका जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा वो हमारा आर आएगा, आर आएगा। वो आर कितना आएगा? वो आर आएगा हमारा अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट को शो करेगा आपको। ठीक है, तो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग काम करेंगे, इसीलिए ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये था हमारा मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट। ठीक है, परिणाम का परिमाण कितना होता है इस फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको डायरेक्शंस दिया जाएगा कि इसमें इसका डायरेक्शंस बताइए। तो ये अल्फ़ा जो है ना, ये आर का ही डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन में गया हुआ है। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में था। तो इसका जो रिजल्टेंट बना हमारा इस डायरेक्शन में बना। ठीक है, जो कि अल्फ़ा एंगल के साथ बना है। तो इस अल्फ़ा एंगल का भी हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, इसी वैल्यू को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, और इसी वैल्यू को हम लोग dy/dx भी बोलते हैं। इसी वैल्यू को हम लोग m से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, इसको स्लोप भी नाम दिया जाता है। तो डायरेक्शंस का नाम क्या क्या हो गया? ग्रेडियंट हो गया, स्लोप हो गया, dy/dx हो गया, और डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट, ये सारे इसी के पॉइंट्स हैं। तो ये r क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो डायरेक्शंस हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ r की रिजल्टेंट, r की दिशा कितनी हो जाएगी? इसकी दिशा ये होगा हमारा टेन अल्फ़ा, टेन थीटा लिखते हैं ना, टेन अल्फ़ा, थीटा का जगह अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है लंब बटे आधार होता है। इस ट्रायंगल में लंब कौन सा है? बी साइन थीटा, मतलब पी डी है। लिख सकते हैं पी डी अपॉन ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस ओ डी, ये कितना आ रहा होगा? पी डी कितना है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपको? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपको डायरेक्शंस दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, इससे हम लोग पता कर लेंगे कि जो रिजल्टेंट बना था वो किस डायरेक्शंस में गया है। इसके बेस्ट एक सवाल कर लेंगे, आपको और भी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्शंस ऑफ आर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स में हम लोग देखते हैं, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे थीटा एंगल से अगर मान लिया जाए वो झुका हुआ है, तब उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक हो गया वेक्टर ए और इस तरह से हो गया ये वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा? थीटा है, थीटा एंगल है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकल करके आता है। इसको पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये इसका होता है रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ ही साथ एक दूसरे का पैरेलल भी होती है। पैरेलल में समांतर होती है। ये लाइन और ये लाइन रेलवे का पटरी जैसा समझ लीजिए आप लोग। तो ये बी हो गया और ये हो गया। इसका जो रिजल्टेंट अगर हम लोग लिखेंगे, आर जो इसका लिखेंगे वो होगा जो हम लोग पहले लिख रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सिंपल भाषा में इस तरह से इसका निकल करके आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉस थीटा यहाँ पर क्या काम करता है, इससे हम लोग वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान और इसका फिर मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान भी फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा का थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक के बराबर हो सकता है लेकिन एक से बड़ा नहीं होगा। मीन्स ये वाला वैल्यू एक से बड़ा तो कभी नहीं होगा, एक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा एक से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। समझ में आ रहे हैं? कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मान एक से छोटा या फिर एक के बराबर हो सकता है, और
इधर कॉस थीटा का वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वो -1 से बड़ा हो सकता है या फिर -1 के बराबर हो सकता है। तो इस बीच में कॉस थीटा का वैल्यू लाई करता है, इसी के बीच में रहता है हमेशा वैल्यू, 1 के बराबर या 1 से छोटा या -1 से बड़ा या उसके बराबर, इस बीच में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे। इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो हमेशा साइन 180 डिग्री का मान पूछेंगे तो 0 बताना पड़ेगा। ये 0 डिग्री है, पाई है, ये 2 पाई है, ऐसा करके, ठीक है। तो साइन का जो मैक्सिमम मान होता है यहाँ पर होता है, ये वाला वैल्यू, ये 1 हो गया, और ये मिनिमम कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। तो साइन के केस में भी वही है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ पर इसका बीच में आता है 0 से पाई के बीच में क्या आता है, π/2, इसलिए साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और इसी समय कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब कॉस का ग्राफ आप आराम से ड्रा कर सकते हो, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होगा। देखिए जहाँ पर साइन 0 हो जाता है वहाँ पे कॉस मैक्सिमम होता है। ये है कॉस थीटा का ग्राफ, दिखने में सेम लगेगा लेकिन थोड़ा गौर करके देखिए तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि जहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ था साइन का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारा 0 डिग्री पे, यहाँ ये वाला 0 डिग्री है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके है। तो ये हमारा जो कॉस 0 डिग्री पे जो हमारा वैल्यूज आया है, सॉरी ये पाई यहाँ पे नहीं होगा, पाई यहाँ पे नहीं होगा, पाई यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये π/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये π/2 है, तभी तो cos 90 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा है cos 0 डिग्री वैल्यू 1, और मिनिमम वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वैल्यू -1 पे आएगा, cos 3π/2, ठीक है। cos π/2 का वैल्यू 0 आ जाएगा, cos 3π, मतलब π/2 का जो मल्टीपल चलेगा ना ऑड नंबर वाला, वो 0 दे देगा। और यहीं पर अगर cos पाई का वैल्यू अगर पूछा जाए तो -1 के बराबर होगा। तो मिनिमम वैल्यू cos का -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना लिख सकते हैं और मिनिमम वैल्यू कब लेंगे। जब मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो उसमें प्लस करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा। उस दोनों ही केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये पैरेललोग्राम्स लॉ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और का आर का, तो ये आर बेसिकली है क्या था, ये था हमारा √a² + b² + 2ab cos थीटा। देखिए इस रिजल्टेंट जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है a + b को, जब दोनों वेक्टर को हम लोगों ने जोड़ा है, ठीक है। ये वाला वैल्यू इसको शो कर रहा है। अगर यहीं पे आपको a - b दिया रहता कि दोनों का सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, मतलब मिनिमम वैल्यू दिखाओ, तो हम लोग क्या करते, बस यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है, माइनस लगा देते। तो a² + b² माइनस हो जाता 2ab cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब एक बात बताइए, cos थीटा का मैक्सिमम, ये तो था हमारा a + b का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो ये वैल्यू लिखेंगे, और a - b मतलब इसको सब्ट्रैक्शन में पूछा जाएगा तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। इसके भी सवाल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो a - b अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा इस तरह से मैग्नीट्यूड में के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक जो सवाल आता है हमारा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना लिख सकते हैं, आर मैक्स कितना होगा, आर मीन कितना होगा, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होता है और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना पे होता है। बस उसी जगह से हम लोग उसको प्रोसीड कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं उसको, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हमें बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, यहाँ पे अगर आर मैक्स बोलेंगे, आर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अभी पढ़े थे हम लोग +1, 1 से ऊपर तो हो नहीं सकता है, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, आर मैक्स के लिए क्या लिखेंगे, cos थीटा को 1 कर देंगे, ठीक है, cos थीटा को 1 कर देंगे। देखिए इस इक्वेशंस में a² + b² + 2ab cos थीटा था कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे हम लोग cos थीटा = +1,
पुट करके देखिए इसमें, तो आर मैक्स कितना मिलेगा हमको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। जिन्हें ये फार्मूला पता है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ए प्लस बी होगा। मतलब जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है, वो उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। उसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू अगर बात करेंगे, आर मिनिमम का वैल्यू बात करेंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम के लिए cos थीटा इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू तो -1 होता है, ठीक है, तो वो -1 पुट करेंगे हम लोग। अब -1 अगर इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, इसमें इक्वेशंस में, तो वो हमारा मिनिमम वैल्यू देगा, या अब इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट करना पड़ेगा हमको, तो इसमें पुट कर दीजिए मिनिमम वैल्यू, तो आर मिनिमम कितना दे देगा, आर मिनिमम कितना देगा, ए माइनस बी आएगा अभी करके जो है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो कि अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है। तो हमें आर मैक्स कितना मिला, जब दो वेक्टर का सम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कब मिला, जब दो वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये था इसका बेसिक सा रूल्स, ठीक है। तो जब भी हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों वेक्टर को, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दे तो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो सीखे थे उसमें से जो रिजल्टेंट हम लोग सीखे, हम लोग कुछ परिणाम सीखे, तो उसके बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए। हमारा एक क्वेश्चंस लेते हैं कि कोई बल है जो कि एक उत्तर दिशा में लग रहा है और एक बल जो है पूर्व की दिशा में लग रहा है, तो दोनों का परिमाण कितना होगा, ठीक है। ऐसा हमें कुछ पूछा है करके, ठीक है। देखिए इस सब सवाल के लिए क्या करते हैं, आप थोड़ा सा आप गौर कीजिए। ये वाला क्या है, ये हमारा डायरेक्शंस को शो करता है, नॉर्थ को, ये साउथ को करेगा, ये आपको ईस्ट को करेगा, और ये आपको वेस्ट को करेगा, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हमारा बल दो टाइप से काम कर रहा है, एक उत्तर दिशा में काम कर रहा है और एक बल पूरब की दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। तो बल कैसा काम कर रहा है, एक इधर से काम कर रहा है ऐसे करके, दूसरा इधर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। एक पूरब की तरफ काम कर रहा है और दूसरा उत्तर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बल काम कर रहा है, एक इधर 4 न्यूटन का बल लगाया हुआ है और इधर 3 न्यूटन का बल लगाया हुआ है। तो आप कभी भी गलती से भी इसका जो बल ओवरऑल इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका परिणाम कितना होगा, तो 4 + 3 नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारा जो निकल करके आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा बल, नेट बल इधर आएगा। देखते हैं कितना आएगा, जिसका जो ये आर होगा वो आर कितना के बराबर होगा, हमारा जो आर होगा वही होगा 3 का स्क्वायर, जो फार्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम वही करेंगे। क्या दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो ए स्क्वायर कितना में से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा cos 90 डिग्री। अगर आपको याद हो तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 4 जो गया 16 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस इधर तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 चला जाएगा। 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो हमारा इस डायरेक्शन में हमारा निकल करके कितना आया, 5 न्यूटन का बल। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट क्या है। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, वेक्टर ऐसा है। अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा ना तो वो बहुत ईजी होता है सबसे। दो वेक्टर ऐसा है, इसका रिजल्टेंट इधर है, यही ना बना होगा, ऐसे करके बना होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट है हमारा आर। तो अब कह क्या रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड सबका सेम है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमें ये बताना है कि दोनों के बीच का जो है एंगल कितना है, ठीक है। वो थीटा कितना का बनेगा वो हमें इसका बता देना, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया गया था,
ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे कि ए वेक्टर कितना है, एक्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। बी सबको इक्वल मानना पड़ेगा हमें, बी को भी एक्स मान लेते हैं, आर का भी इसका जो परिणाम है वो भी एक्स ही मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। आर इजिकल टू लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, 2ab कॉस थीटा। आर कितना है, एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स ही लिखेंगे, एक्स इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर से एक्स, बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माने हैं, प्लस 2 एक्स इंटू एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, चलिए इसको इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिला, -1/2 मिला। ठीक है, कॉस थीटा -1/2, और कॉस थीटा कॉस -1/2 थीटा का कितना वैल्यू होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है थीटा इजिकल टू 120 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, -1/2 आया, तो 120 डिग्री का एंगल। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो रिजल्टेंट था, जो हमारा जो वेक्टर था, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर 120 डिग्री से झुका हुआ था। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसा बनेगा, अब ऐसा इधर से बनेगा ऐसे करके। तो मैं इसका रियल फिगर बना देता हूँ, इसका जो रियल फिगर होना चाहिए था, अब ऐसा बनेगा, ये ऐसा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये हमने बस रफली स्केच किया था, बट ये हमारा रियल फिगर इस तरह से आएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट आपको निकल करके आता, ठीक है, निकल करके आता, वो कितना आता, अभी दोनों का रिजल्टेंट निकल करके आता हमारा आर, जो तीनों का परिणाम सेम था, ऐसा इसने कहा था। देखिए क्वेश्चन है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, दो वेक्टर का जो सम है वो उसके डिफरेंस के दोनों के बराबर है। दोनों वेक्टर का सम और डिफरेंस एक दूसरे का बराबर है, तो हमें बताना है कि ए तथा बी के बीच के कोण कितना होगा, कितना एंगल बनाया होगा। बस कुछ नहीं है सवाल में, ए प्लस बी आप लिखो यहाँ पर, ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर लिखो ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, बस दोनों के ऊपर मॉड लगा दो फिर आप, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अगर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था तो वो हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था कि नहीं। इधर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसके ऊपर भी अंडर रूट था। ठीक है, ठीक है, चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए आप। स्क्वायरिंग करने से इसका रूट हट जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं तब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर स्क्वायर दोनों गया घर, 2ab कट गया, 2ab ये भी कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ऐसा आया। दोनों को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हमको मिल रहा होगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 0। कॉस थीटा अगर 0 है तो मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, दैट्स इट। तो देखिए सवाल है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल लग रहा है तो कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन दे देगा आपको इस तरह से, 2 न्यूटन दे देगा, बी नंबर में दे दिया, मान लीजिए कि 5 न्यूटन दे दिया, सी नंबर में दे दिया 7 न्यूटन दे दिया, डी नंबर में दे दिया 8 न्यूटन दे दिया, इस तरह से करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें से बोलता है कौन सा वैल्यू जो है हमारा क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि आर मैक्स कितना हो सकता है, मतलब दोनों का सम होगा, तो ए प्लस बी का सम होगा, मतलब कितना होगा
3+4 मतलब 7 न्यूटन। इससे ऊपर तो वैल्यू जाएगा नहीं, तो ऑप्शन तो आपको ऐसे दिख रहा है कि ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला वैल्यू संभव नहीं है। और आर मिनिमम कितना है हमारा, आर मिनिमम की अगर बात करेंगे तो a माइनस बी 4 माइनस 3 मीन्स 1 न्यूटन। इससे 1 न्यूटन से कम भी नहीं होगा, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। और 7 न्यूटन से ज़्यादा भी नहीं होगा, ये भी संभव नहीं है। तो आपको 1 न्यूटन से लेकर के 7 न्यूटन तक के बीच का ही वैल्यू देखना है। 2 न्यूटन इस दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट ये वाला चीज़ नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये गलत था, मीन्स आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको को? चलिए नया टॉपिक है समकोणीय एकांक सदिश। ये होता है राइट एंगुलर यूनिट वेक्टर। देखिए अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका कि परिमाण मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 के बराबर होगा, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। देखिए ये इस तरह से हमारा डायरेक्शन है, इस तरह से दिया हुआ, और ये इधर हो गया ऐसा, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये अगर हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष, इधर हो गया जेड अक्ष। ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब समकोण में बना हुआ है। तो अगर इधर का हम लोग ना आई बोलते हैं, इधर का हम लोग आई बोलेंगे, इधर का हम लोग को जे बोलेंगे, या इसके ऊपर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा हमारा के हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहा है आई इधर इस एक्सिस पे, वाई और जेड एक्सिस पे के हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर दर्शाने का तरीका। ठीक है, जैसे भी कोई एग्जांपल अगर लेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3i + 4j + 5k ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्स अक्ष पे जो परिमाण है वो 3 है, वाई पे 4 है और जेड पे कितना है 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई एक्स अक्ष पर परिमाण कितना होगा, वो 3 के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड 3 होगा, क्योंकि आई वाला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से वाई अक्ष पर अगर परिमाण खोजेंगे तो 4 दिखाएगा, और जेड अक्ष पे अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये 5 दिखाएगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल था, टॉपिक था, जो कि किस तरह से हम लोग परिमाण को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ये वेक्टर है जिसमें कि तीनों ही एक्सिस शामिल है, आई वाला भी है, जे वाला भी है और के वाला भी है। जब इस तरह का कंडीशन होगा तब हम लोग इस तरह का परिमाण लिख सकते हैं अलग अलग करके। चलिए आइए आज हम लोग अब अगले टॉपिक पे तरह देखेंगे कि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितने टाइप का होता है और इसका वैल्यूज़ क्या आता है। तो इसको आखिर दिन ये समझ में आ गया होगा, मिटा दो इसे। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की चर्चा करेंगे हम लोग। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल। देखिए इसमें 2 टाइप का गुणनफल होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या इसको कहा जाता है अदिश गुणनफल, मतलब सदिशों का अदिश गुणनफल। कैसा, दूसरा भी लिख देते हैं, ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी को कहा जाता है सदिश गुणनफल।
ठीक है, क्लियर है। चलिए इसकी बात करते हैं स्केलर की, तो वो कैसे होता है। जैसे देखिए ए वेक्टर है, अगर यहाँ पे डॉट लगा दिए वेक्टर बी का, ठीक है, डॉट लगा दिए तो ये हो गया मेरा स्केलर प्रोडक्ट हो गया, मतलब अदिश गुणनफल होगा। मतलब ये दोनों को जो प्रोडक्ट करके आएगा, दोनों को जो गुना करके आएगा ना, एक अदिश राशि आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा कितना, ए बी कॉस थीटा, समझ रहे हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा। उसी तरह से अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस में ऐसे करके दिखाया जाता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो ये था हमारा सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये था दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। ये हो गया सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, और सदिशों का अदिश गुणनफल मीन्स डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएगा, जो डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये करेगा आपको वेक्टर का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा दो सदिशों का तो वो हमेशा अदिश राशि देगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग वर्क लिखते हैं ना, वर्क मतलब कार्य, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है ये। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बल गुना विस्थापन, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसको लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, इसको मिटा लीजिए, एफ डी कॉस थीटा। मीन्स कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं। देखिए उसके पहले थोड़ा सा एक और चीज़ छूट रहा है। देखिए अब हम लोग यूनिट वेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो ज़रा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे आई, अगर आई है, तीन वेक्टर था हमारे, आई था, जे था और के था, ठीक है, के था। तो अगर हम लोग ये लिखेंगे आई डॉट आई, ठीक है, तो ये हमारा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो ये आई डॉट आई 1 होता है। उसी तरह से जे डॉट, अगर जे बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, और के डॉट के बोलेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। दूसरी ओर अगर हम लोग बोलेंगे आई क्रॉस आई तो ये 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे तो ये भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के तो ये भी हमारा 0 निकल करके आएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि साइन 0 हो जाता है। तो ये 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। चलिए इस चीज़ से आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। अब इसी जगह एक और बात कर लें कि आई के अलावा कुछ और रहेगा तो क्या करेंगे, तो आई डॉट जे मान लेते हैं, ठीक है। आई डॉट जे अगर बोल देंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये था, इधर है आई, इधर है जे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है, 90 डिग्री है। तो आई डॉट जे करेंगे तो आई जे कॉस 90 तो 0 नहीं हो जाएगा, आई डॉट 0 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा। उसी तरह से जे और के के बीच में अगर लेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दो डिफरेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा बोलिए। या आई के लेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम होगा तो 1 होगा डॉट प्रोडक्ट में, और डिफरेंट होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर सेम होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट होगा तो 1 नहीं होगा, 1 क्रॉस में 1 नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर हम लोगों ने जे कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने के कर दिया। तो अब आई क्रॉस अगर हम लोग जे जाएंगे, ऐसे करके घूमना है, ऐसे करके, ये ऐसे ही घूमना है आपको, ऐसे करके, ठीक है। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई क्रॉस जे, के वेक्टर आएगा यहाँ से निकल, जे क्रॉस के होगा, जे क्रॉस के अगर हो गया तो आई मिलेगा रास्ते में, फिर के क्रॉस आई में आएगा, के क्रॉस आई आएगा, तो ये आएगा मेरा जे आ जाएगा, ठीक है, जे। अब उल्टा अगर घूम गए तो जैसे जे क्रॉस आई आ गए तो माइनस के हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि जे क्रॉस के कितना होगा तो हम लोग लिखेंगे, उल्टा घूम रहे हैं, ये एंटी क्लॉक वाइज था हमारा डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज अगर घूम जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस
जे क्रॉस के माइनस आई लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक, उसी तरह से अगर हम बोलेंगे आई क्रॉस के तो माइनस जे, जे क्रॉस आई तो माइनस के, इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का इस तरह से। ठीक है, तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है वेक्टर प्रोडक्ट से। ठीक है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट से। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकल कर आएगा। अब कुछ सवाल करते हैं तो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट उस तरह से बिल्ड हो जाए। ठीक है, वो 2 सवाल दे सकता है, बोलेगा ए डॉट बी बताओ। ठीक है, दूसरा कहेगा ए क्रॉस बी बताओ। ठीक है, तो देखिए ए डॉट बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे अच्छा काम क्यों नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ई दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे, ई दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे और ई दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे। बाकी तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई से के 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग 3 दोनों कितना लिखेंगे, 6 हो जाएगा, प्लस कितना आएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20। इसका आंसर कितना आपको मिल करके आ रहा होगा, 6 6 12 और 20 32 हो आ रहा होगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू हमको जो मिलेगा वो 32 आएगा इस रूप में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस बी बताओ। ठीक है, ए क्रॉस बी बताओ, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो वैल्यूज निकालने का तरीका है इसको ऐसे निकाला जाता है। थोड़ा हम इसको डिटेल्स में यूज कर लेंगे। फिलहाल हम इसको एक ए डॉट बी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी की चर्चा करते हैं यहाँ पर। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड किया जाता है, ये क्लियर है ना सबको? एक को मिटा दो इसे। ठीक, देखिए इसी सवाल को हम ना ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी इसको इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे आई लिखिए, यहाँ पे जे लिखिए, यहाँ पे के लिखिए। ठीक है, 3 2 5 3 2 5 2 3 4 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, आई को पकड़िए, यहाँ पर आई ले लिए हम लोग। देखिए आई लिए तो इसको ऐसे छूटेगा, ये ऐसे छूटेगा, कितना हो गया, 2 चौके 8 घटा 3 पचे 15, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 15। ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ बीच वाला माइनस जे, ये कितना हो जाएगा, इधर से छोड़ेंगे इधर छोड़ेंगे। देखिए इधर से छोड़ना है, बीच वाला छोड़ना है। तो 3 चौके 12 घटा 2 चौक 5 10, 12 घटा 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा के कितना हो जाएगा इधर का, इसको छोड़ना ऐसे करके इधर गायब और ऊपर का इधर गायब। तो कितना बचा, 3 3 9 2 2 4, तो 9 घटा 4 ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो -7 आई, और ये हो गया मेरा -2 जे, और ये हो गया मेरा +5 के। ये था इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम लोग इसका वैल्यू करेंगे तो इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आई जे के इस तरह से लिखिए पहले, फिर ये 3 2 5 3 2 5 लिखा हमने, फिर ये 2 3 4 लिखा हमने। आई जैसे आई आएगा इस पोर्शन को इधर छोड़ देना है, ये इतना छोड़ देना, तो ये बचेगा। ऐसे करके ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 चौके 8 होगा, माइनस होगा 15। ठीक है, ये प्लस माइनस चलता है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस प्लस ऐसे वो डिटर्मिनेंट में ऐसा होता तो करते हम लोग। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इसे आपको माइनस दे देना है, तो माइनस जे इस तरह से हो गया। सॉल्व कर लिए, बीच वाला कर लेंगे ऐसे करके, तो 3 चौके 12 घटा, देखिए 10 दिख रहा है। फिर के वाला क्या कहते, इसको ऐसे ढक दिए तो छोड़ दिए, 3 3 9 -4 हो गया, वो हमारा वैल्यूज आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा जारी रखते हुए हम लोग उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। देखिए हम जो भी पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें बोलते हैं सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, इसकी जो चर्चा कर रहे थे गुणनफल। देखिए इसका कुछ पॉइंट्स देखिए। पहला क्या बोलता है, मान लीजिए 2 वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अभी हमने डिस्कस किया था ए बी साइन थीटा, जरा सा ध्यान दीजिएगा।
ये कोई ट्रेंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रेंगल है, ठीक है, दोनों के बीच में कितना है एंगल, थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो ये अगर ये ए है, बी है, ये सी है, ठीक है, बी है और सी है, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, तो अगर हम इसका एरिया पूछेंगे, एरिया कैसे निकालिएगा आप लोग, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा लिखिएगा इसको, ठीक है, ऐसा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्लियर है यहाँ तक। किसी भी ट्रेंगल का बीच में जो अगर एंगल थीटा दिया है और दो वैल्यू दिया है, मतलब मान लीजिए इसका साइड का वैल्यू दिया है ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 10 गुना 15 10 1/2 10 गुना 15 साइन थीटा होगा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपली इस अगर एंगल दिया रहेगा तो हम इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा और गौर कीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें, ऐसे करके इसको बढ़ा दें, तो यहाँ से आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा, मतलब समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। और समांतर चतुर्भुज जो दिख रहा है ये इसका विकर्ण हो गया, AC इसका विकर्ण हो गया। दो बराबर बराबर त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। ये त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों सेम होगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो उस केस में हम क्या लिखते, यहाँ पे बोल सकते हैं ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये कितना होता, ये इसको बस 2 बार गुना करना पड़ता, इस ट्रेंगल का एरिया को 2 टाइम्स गुना कर देते, 2 टाइम्स गुना कर देते तो हो जाता है हमारा, यानी कितना निकल करके आ जाता है हमारा 2 गुना 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, ये कट गया, कितना बचा, ये हो गया AB साइन थीटा। यहाँ से इसको रिलेट कीजिए, देखिए A क्रॉस B क्या है, AB साइन थीटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, AB साइन थीटा। इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को डिनोट करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या डिनोट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा दिखाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर है सबको। एक त्रिभुज का भी एरिया आप लोगों ने सीख लिया, हाफ AB साइन थीटा, इसी को डबल कर दे, समांतर चतुर्भुज बना दिया इसको, तो इसका आया AB साइन थीटा। तो हमने ये वाला बात पॉइंट में लिखा है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसका पॉइंट है, मान लिया जाए कि समांतर चतुर्भुज में 2 डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, 2 डायगोनल दिया हुआ है। ये मेरा डायगोनल ये हो गया D1 और इधर से एक डायगोनल दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है। अब ये एंगल नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया D2। तब इसका एरिया पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। अब अगर इसका एरिया पूछेगा तो यदि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया हो, मतलब डायगोनल, दिया हो, तो एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D1 क्रॉस D2। बस ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारा 2 इम्पोर्टेंट रिलेशन था डायगोनल के रूप में जो हम लोगों ने पढ़ा। आइए और 1-2 सवाल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग का लगभग टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन है यदि P इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के R इक्वल टू दिया हुआ है तो हो तो कोणीय संवेग का मान बताइए। कोणीय संवेग मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला आना चाहिए कि कोणीय संवेग का फार्मूला होता क्या है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है, इक्वल टू इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम P को बोलते हैं, क्रॉस होता है इसका रेडियस, ये R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोणीय संवेग के बारे में। कोई मान लीजिए कि सर्कल है उसमें और यहाँ पे इसका सर्कल का रेडियस है R है, तो इसका मोमेंटम अगर पार्टिकल का P है तो उसका कोणीय संवेग कितना निकल कर आएगा, P क्रॉस R। अब समझ गए होंगे कि बेसिकली हमसे पूछा क्या गया था, P क्रॉस R का वैल्यू बताने के लिए दिया गया था। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर P का वैल्यू, P क्रॉस R का वैल्यू, P का वैल्यू I J K है, तो I J K हो गया, कितना है 3 4 1 3 हो गया, माइनस 4 है 1 है, 5 माइनस 6 5 माइनस 6 और यहाँ पे 6। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो अब आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आएगा वो। यहाँ से देखिए, इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो 6 गुना 4 माइनस 24 और हो जाएगा प्लस 6। तो आई से हो गया आपको माइनस 24 प्लस 6, बीच में माइनस दे देंगे जे, ये दोनों को छोड़ देना है, इधर छोड़ना है, तो 3 6 18 में से 5 जाएगा। सॉरी, अठारह में से 5 जाएगा, के लेंगे माइनस 18 प्लस 20, माइनस 18 आई माइनस 13 जे और हो गया प्लस 2 के। दैट्स इट। ये क्या था, हमारा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू था, कोणीय संवेग का वैल्यू इस तरह से निकाल पाए। बेसिकली हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट ही पूछा गया था, इसलिए हम लोगों ने आसानी से कर पाए। चलिए आज आइए देखते हैं इस टॉपिक का एक अंतिम सवाल। क्वेश्चन है, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल, मान लीजिए आपके पास ए और बी दो क्वांटिटी है, ठीक है, दो तो वेक्टर है। अब इसका दो सदिश का सदिश गुणनफल मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या दिया है, सदिशों के अदिश गुणनफल, मतलब ये सदिश है, इसका अदिश गुणनफल के लिए क्या करेंगे, बीच में डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया सदिशों का अदिश गुणनफल, ये हो गया सदिशों का सदिश गुणनफल। जहाँ सदिश गुणनफल लिखा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल लिखा रहेगा डॉट प्रोडक्ट। ये √3 टाइम्स है, ऐसा इसने कहा है। सदिशों का सदिश गुणनफल बराबर है सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 टाइम्स। अब इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ये हो गया ए बी साइन थीटा, √3 पहले से है, ये हो गया ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी को काट दीजिए, साइन कॉस को नीचे ले आइए तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू √3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है पता होगा तो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू √3। टेन थीटा में √3 जब वैल्यू होता है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, वो होता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री। तो आपको थीटा निकल करके आ रहा होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो वो होगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है।